किसी इंसान की एक औसतन आय 10,000 है या 15,000 है और वो इस तरीके से मार्केट में कदम रख रहा है कि मुझे यहाँ से भी इनकम उठानी है, तो वो एक बहुत ही गलत चुनाव हो गया उसका। उसकी इनकम कितनी है उससे फर्क नहीं है, वो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है। अगर उसके खर्चे काटने के बाद सब कुछ उसका करने के बाद उसके पास 2,000 रुपए भी जो बच रहे हैं, तो 1,000 रुपए अपना एफडी में डाले जो कि उसका श्योर अमाउंट है, और 1,000 रुपए से चाहे वो एसआईपी कर ले, म्यूचुअल फंड्स कर ले। एक टर्म यूज करते हैं शेयर मार्केट के साथ हमेशा, आप किसी भी एक्सपर्ट को सुनोगे, कहीं पे भी सुनोगे, उसमें यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको हमारा एक्सपर्ट है निवेश, वो निवेश है। का एक लिंक आपस में चला हुआ है, शॉर्ट सेलिंग के लिए डील करते हैं। एकदम पैसा डाला, फिर अपना प्रॉफिट कमाया, एकदम पैसा बाहर किया, फिर नीचे गिरा, फिर पैसा वो लोग भी इंट्राडे कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी बेस्ट चैनल पे, और मैं कृष्णा मिश्रा एक सनातनी आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमने जैसा कि थंबनेल में सोचा है कि स्टॉक्स मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक कहाँ कैसे लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, लोग क्या गलती करते हैं, कोई इंसान जब स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बार आता है तो कौन कौन सी ऐसी गलती करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ बैठे हैं बिल्कुल कॉमन मैन का एक पर्सपेक्टिव बताने के लिए गगनदीप खरे। ये हमारे भाई साहब हैं, इनको स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही अच्छा नॉलेज है जो कि किसी भी आम इंसान को थोड़ा सा सोचने समझने के बाद उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमें आमंत्रित किया। आज भैरव जयंती है तो सबको जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। और जैसे कि आप सनातनी चैनल चला रहे हैं और हम भी सनातन को बहुत समर्थन करते हैं, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आदर महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कोई इंसान स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट में, और लोग ऐसे बात करते हैं कि चलो मुझे मार्केट खेलना है, मैं भी खेल के देखूंगा कैसा होता है, या बगैर जाने सोचे समझे लोग एक जुए की तरह उसमें आने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूंगा कृष्णा कि शेयर मार्केट आपको ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक टर्म यूज करते हैं शेयर मार्केट के साथ हमेशा, आप किसी भी एक्सपर्ट को सुनोगे, कहीं पे भी सुनोगे, उसमें यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको हमारा एक्सपर्ट है निवेश, वो निवेश है, वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जिसको प्राथमिक आय का स्रोत कहते हैं वो नहीं है, वो निवेश है। निवेश वो होता है जो हमारे पास हमारे सारे खर्चे काटने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बचा। अब वो हम अगर घर पे रखेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, सही बात। बैंक आपको एक लिमिटेड पॉइंट पे इंटरेस्ट देता है, तब हम उसको निवेश करते हैं कि वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे सके। अगर आप उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो आप एक गलत निर्णय ले रहे हो, गलत दिशा में बढ़ रहे हो। आपके पास ऑलरेडी 1 या 2 या 3 जितने सोर्स ऑफ इनकम हो सके होने चाहिए। ये निवेश है। निवेश का मतलब है आपने किसी चीज के साथ समयबद्ध तरीके से उसको समय देना है। ये सही बात है। यहाँ अगर आप जुए की तरह खेलेंगे, जिस तरीके से जुआ खेला जाता है, तो वो जुए जैसा ही रिजल्ट देगा। क्योंकि किसी भी चीज का शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट्स ज्यादा समय तक नहीं चलते। तो आपके पास अगर कैपिटल जो आप निवेश कर सको वो है, तो आप शेयर मार्केट में बेधड़क जाओ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरे घर के काम का पैसा मैं शेयर मार्केट में डाल के फिर पैसा कमा के निकालूं, तो यहाँ पे आप गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। ये आपको लंबे समय में नुकसानदेह हो सकती है। तो मतलब अगर किसी इंसान की एक औसतन आय 10,000 है या 15,000 है और वो इस तरीके से मार्केट में कदम रख रहा है कि मुझे यहाँ से भी इनकम उठानी है, तो वो एक बहुत ही गलत चुनाव हो गया उसका। उसकी इनकम कितनी है उससे फर्क नहीं है, वो 10,000 कमा रहा है या 15,000 कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है। अगर उसके खर्चे काटने के बाद सब कुछ उसका करने के बाद उसके पास 2,000 रुपए भी जो बच रहे हैं, तो 1,000 रुपए अपना एफडी में डाले जो कि उसका श्योर अमाउंट है, और 1,000 रुपए से चाहे वो एसआईपी कर ले, म्यूचुअल फंड्स कर ले। लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, आपने बोला कि सारे खर्चे के काटने के बाद जो अमाउंट आपका बच रहा है, जितना भी पैसा बचा पा रहे हो मासिक में, तो वो जो आप सेविंग्स करते हैं, सेविंग ना करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग भी करो, सर्टेन परसेंटेज आप अपनी सेविंग्स, अच्छा, उसके भी बाद जो बचता है, उसके बाद आप निवेश का मतलब क्या है कि ये पैसा मैं निवेशित कर रहा हूं किसी चीज में, ये मुझे इंटरेस्ट देगा या नहीं। क्योंकि आप जब भी शेयर मार्केट के साथ हो, आप हमेशा रिस्क पे हो। हालांकि जो मार्केट ट्रेंड्स रहे हैं हमेशा से, आप लंबा समय मार्केट में गुजारोगे, आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उसके साथ समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितना लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। जितना लंबा समय आप बाजार में गुजारोगे उतने अच्छे निवेश पे आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं अपने घर के खर्चे ना करूं, मैं अपनी सैलरी से, मेरा 10,000 का बजट है घर के खर्चे का, मैं 5,000 रुपए उठा लूं और डाल दूं और शाम 3 बजे तक मेरे पास पैसा आ जाए, जो कि प्रचारित भी इस तरीके से किया जाता है कि क्विक मनी, क्योंकि उनका वैसे ही फायदा होता है क्विक मनी। तो उसमें आप 1 या 2 दिन प्रॉफिट जरूर कमाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन रेगुलर टर्म में Long अगर term आपको चाहिए तो आपके पास लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लॉस बेयरिंग कैपेसिटी से मतलब ये है कि आप कितना ज्यादा लॉस उठा सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, जो बिल्कुल कदम रखने वाले होते हैं, कि यार कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मैं शुरू करूं, जिसका जवाब आपने कहीं ना कहीं कवर कर ही लिया कि जो भी आपका सेविंग करने के बाद भी बच पा रहा हो पैसा, तो वो आपको उससे स्टार्ट करना चाहिए, जो आपके खर्च के तौर पे सोच रहे हैं। तो कहीं आप खर्चा कर रहे हैं किसी और जगह में, उससे बढ़िया क्या यहाँ खर्चा कर दीजिए और भूल जाइए। अगर आपके पास सेविंग्स क्या है, जैसे आपकी एफडी है या आपका अदर पीपीएफ वगैरह, ये सब ये अशोर्ड सेविंग्स है, ये आपकी अशोर्ड सेविंग्स है। आज आपको कुछ इमरजेंसी है, आप उसको रियल टाइम पे कर लोगे। अभी आज आप अगर मान लो बाजार में पैसा डालते हो और भगवान ना करे किन्हीं कारणों से वो आपने 1 लाख रुपया डाला, अब आज के 3 महीने बाद स्टॉक मार्केट नीचे है, अब आपको अगर उसी समय चाहिए तो 1 लाख आपका अपने आप 80,000 ही मिलेगा। सही बात है, हो सकता है, ये संभावनाएं बिल्कुल बनी रहती हैं। तो इसीलिए वो निवेश है, उसको आपको जरूरत पे तुरंत तोड़ना पड़ जाए या आपको कुछ इमरजेंसी आ गई है, उसके इसमें आप उसको देखना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, क्या कंडीशन। और जो आपने सेविंग्स करी हुई है उनमें आप लॉस में नहीं जाते। ठीक है, अच्छा थोड़ा आपके 100-50 रुपए के जो चार्जेस कटने वही कटेंगे, वो कटेंगे, लेकिन आपके पास एक सिक्योर्ड अमाउंट है। तो ये जो आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वो हमेशा आपके पास सरप्लस अमाउंट होना चाहिए। इट इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी किसी भी जगह पे सुनेंगे, सेबी भी यही कहेगा, इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जिसको नोट करके रखना चाहिए और इस बात को बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए कि अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको मार्केट में बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, थोड़ा उस तरीके से आपको मार्केट में उतरना चाहिए कि आपके पास जो ऐसा अमाउंट है जिसको शायद आप किसी पार्टी में या कहीं पे यार दोस्तों के साथ खर्च कर देते हो, उस अमाउंट को आप बचाओ, उस अमाउंट से आप मार्केट में निवेश कर दो और करके भूल जाओ। उसका क्या हुआ क्या नहीं, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको रियल टाइम में पैसों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको सेम रेट पे आपके 1 लाख लगे हों और आपको 1 लाख की जरूरत पड़े, लेकिन आज की तारीख में मार्केट में वो 80,000 के रेट पे चल रहे हैं, तो 80,000 रुपए आप निकालोगे तो आपको 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा वहां पे। तो आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कल के डेट में 1 लाख से 1,20,000 एंड सो ऑन बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इस बात की हवा उड़ाई जा रही है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑप्शन बहुत अच्छी जगह है, ऑप्शन रिस्की जगह नहीं है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना जो कोर्स बेच रहे हैं, तो यूट्यूब में आजकल जब से ऐड निकल गया है, लोग बहुत ज्यादा कोर्स बेचना चालू कर दिए हैं। तो इसमें आता है कि कुछ लोग बोलते हैं हम कैंडल पैटर्न आपको सिखाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, आपको मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रतिदिन अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे इससे। तो ऑप्शन क्या किसी शुरुआत के इंसान के लिए अच्छा है? अगर आपका बेसिक चार्ट रीडिंग नहीं है, आप एकदम लेमैन हो, आपने चार्ट रीडिंग से आपका क्या मतलब है दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए जो कैंडल चार्ट आपने कहा, हाँ। प्रॉफिट लॉस वो पूरे साल के एनालिसिस होता है, हाँ। अगर वो आपके पास नहीं है, अगर वो आप रीड करना नहीं समझ में आता है, अभी आपने जस्ट 2 महीने 3 महीने से आप बाजार में देख रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है, बिल्कुल सही बात है, क्विक रिजल्ट्स भी देता है। लेकिन अगर आप कभी भी आपने अगर डेटा किया हो, 90% रिटेल इन्वेस्टर, मोर देन 90% रिटेल इन्वेस्टर उसमें लॉस बुक करता है। 90% रिटेल इन्वेस्टर को ऑप्शंस ट्रेडिंग, उसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि हम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आदमी को 3:30 बजे पैसा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं, क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इसलिए कि किसी कंपनी का कोई प्रोफाइल है, उसका क्या फ्यूचर में हम करने वाली है वो कंपनी, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके बेसिस पे उसके स्टॉक्स कैसे चलेंगे, वो किस वैल्यूएशन पे पहुंचेगी, उस पर बेस है। लेकिन इंडेक्स की भी जिस तरीके से ज्यादातर जो रिटेल करते हैं, इंडेक्स की ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब आप इंडेक्स की ट्रेडिंग में क्या देखते हो कि यार इंडेक्स इस लेवल पे पहुंचेगा या इस लेवल पे पहुंचेगा, व्हिच इज कॉल इनपुट, बढ़ा तो कॉल, गिरा तो पुट। अब आपने वो इंडेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से डाल दिया कि यहाँ बाजार बढ़ने वाला है, आपने कोई भी स्क्रिप्ट ले ली, जो स्क्रिप्ट आपको लगी किसी ने दे दी, आपकी समझ में आई, आप 4 दिन से वही देख रहे हैं, पर इस बात का आपको अगर नॉलेज नहीं है कि वो क्यों बढ़ रही है, क्यों घटेगी, कहाँ बढ़नी है, कहाँ घटेगी, तो वो लॉस बेयरिंग होगी। और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस बात की अश्योरिटी तो कोई बाजार में दे ही नहीं सकता कि आज बढ़ जाएगा, कि आज घट जाएगा, इतने पॉइंट से बढ़ जाएगा। आप हमेशा देखो, कोई भी एक्सपर्ट होगा या कोई भी ब्रोकर हाउस होंगे, वो आपको सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल देंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे जितने लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट के, कोई चित्रगुप्त नहीं। चित्रगुप्त बनने के लिए आपको उतने साल की मेहनत देनी पड़ेगी, और ये कोर्सेज, ये वैसे ही कोर्सेज है जैसे 90 दिन में इंग्लिश सीखना। हाँ, 90 दिन में इंग्लिश सीखने या 5 दिन में आप करोड़पति बन सकते हैं, वैसा फॉलो करें। ठीक है, बहरहाल एक और मेरा सवाल था जो कि अभी हमने रिसेंट में ही देखा है कि हमारे बीच के एक ट्रेडर है, अगर मैं विवादों की बात करूँ,
तो उनने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी या उनको भी कई जगह पे लॉस हुआ और जहाँ पे वही ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रही थी। मेरे खुद के चाचा जी ने बताया मुझे ये चीज। तो कभी कभी इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाता कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। इंसान थोड़ा सा प्रॉफिट देखता है तो तुरंत एग्जिट कर लेता है मार्केट से, जब वो ट्रेड लगाया हुआ होता है। जो लोग इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन करते हैं, तो इसमें लोगों को किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए अगर वो कर रहे हैं तो, जो वो कर रहे हैं। इसका मूल कारण वही है कि आपको मार्केट का नॉलेज है नहीं। आपके जो भी ट्रेडर है उन्होंने किसी से सुन लिया, किसी से देख लिया, किसी का समझ लिया, ट्रेड ले ली, अब वो बढ़ गई तो उनको ये टेंशन है कहीं वापस घट के मेरा लॉस ना हो जाए। अब तो उन्होंने उस पॉइंट तक या उस समय तक नहीं रुके जहाँ वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। इसका बेसिक रीजन है कि जो नया नया तैराक होता है ना, वो किनारे पे ज्यादा तैरता है क्योंकि उसको पता है मुझे तैराकी आने लगा, मैं ज्यादा गहरे में गया और कुछ ऊंच नीच हो गई, अपना लेवल पता है, तो उसको अपना लेवल पता है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको जब जिसने बताया है उस पर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि खुद ही पे नहीं, खुद पे, तो वो जैसे ही उसको प्रॉफिट दिखेगा वो आएगा बाहर, या लॉस उसका ज्यादा होने लगेगा तो आएगा बाहर कि वो क्योंकि उनको 3:30 बजे पैसा चाहिए। सारी कहानी 3:30 बजे प्रॉफिट की है, 3:30 बजे प्रॉफिट की है और उसके पहले तक मिला अच्छा खासा बाहर लग जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से प्रचारित भी किया जाता है शेयर मार्केट में कि आप रातों रात कल करोड़पति उठेंगे कल। हाँ, और ये जो कोर्स बेचने वाले होते हैं ये तो ऐसे ही करते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा। सिर्फ कोर्स बेचने वाले भी नहीं है, आजकल तो लोग स्क्रिप्ट तक देने को तैयार हैं। ये भी है। स्क्रिप्ट अच्छा, स्क्रिप्ट से आपका क्या कहना है, थोड़ा दर्शकों के लिए? स्क्रिप्ट से मेरा मतलब है कि जैसे आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें अगर फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हैं तो कौन सा फ्यूचर लेना है, कौन सा पुट लेना है, कौन सा कॉल लेना है, या शेयर मार्केट में जो लिस्टिंग है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। वो कब लेना है, शेयर मार्केट की जितनी भी लिस्टिंग है, जितनी कंपनीज की लिस्टिंग है उनको स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो ये अभी तक सो फार हमने जितनी बातें करी हैं इसमें सबसे जो मेन चीज निकल के आ रही है, सबसे पहली बात होती है नॉलेज। किसी भी इंसान को जो मार्केट में स्टार्ट करना है तो उसको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपको सबसे पहले एक अच्छा नॉलेज है उसके बारे में। अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप उस पर एक निर्णय ले पाएंगे कि क्या मुझे करना है कि क्या नहीं करना है मुझे, क्योंकि आपको पता है आप कितना कमा रहे हैं, आपको पता है आपके क्या आर्थिक खर्चे हैं प्रतिदिन के या प्रति माह के, तो आपको उस हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कृष्णा, एक आम आदमी के लिए ये बात समझ लेना सबसे अच्छा और आसान है, अगर आप ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट स्टे इन द मार्केट। आप जितना लंबे समय तक रहोगे आप पैसा लेके जाओ। अगर आप तत्कालीन भाव से मार्केट से पैसा चाहते हो तो आपको ये समझना है ये निवेश है, जितना लंबा समय आप उस पर रुकोगे आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ सबसे बड़ी समस्या मंथली और वीकली एक्सपायरी की है, क्योंकि आप उसके बाद रहना नहीं। और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डर के मारे गलत निर्णय भी लेते हैं कई बार। आपको लॉस दिखेगा तो आप लोगे ना, क्यों? वही बात है, लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपकी कम है। आपके पास 5,000 रुपए का कैपिटल है, अब आप उस 5,000 के कैपिटल को 50,000 बनाना चाह रहे हो, जैसे ही आपको 5,000 कैपिटल 3,000 दिखेगा आपका दिल दगदग हो जाएगा, तो बाहर एकदम सीधी सी बात है। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मैंने डिसाइड किया था कि अभी जो भारत की सिचुएशन है या वर्ल्ड की सिचुएशन है या जो भी हमारे यहाँ पे कुछ देशों से हमारे अच्छे संबंध चल रहे हैं, कुछ से नहीं चल रहे हैं, और वैश्विक तौर पे जब कहीं युद्ध होता है या कहीं की परिस्थिति खराब होती है तो उससे हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पहले कितना पड़ चुका है अभी तक? तो वैश्विक परिस्थिति से हर जगह के बाजार पे अंतर पड़ता है, सिर्फ शेयर बाजार नहीं, जो अपना लोकल मार्केट उस पर भी आप देखोगे, कहीं युद्ध हो रहा है तो गेहूं महंगा हो जाता है, कहीं कुछ हो रहा है बारिश हो गई तो टमाटर महंगे हो जाते हैं, या ज्यादा टमाटर हो गए तो सस्ते हो जाते हैं। इनका हर जगह पे फर्क पड़ता है। तो वैश्विक परिस्थितियों का बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया हुआ है। अब अगर कहीं पे कुछ सिचुएशन, जैसे अभी कल अडानी का आपको पता है अमेरिकन पे एफआईआर कर दी, तो अब उसके कारण जो उनके ऊपर अमेरिकन इन्वेस्टर्स या बाहरी इन्वेस्टर, तो उनका दिमाग चेंज होता है, नहीं हो सकता है तो अडानी के शेयर। पर हमारे इंडियन शेयर मार्केट की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, कोविड में भी स्ट्रॉन्ग रही है। हमने कोविड काल में भी देखा हमारा मार्केट वैसा क्रैश नहीं हुआ जैसे उम्मीद होता है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कुछ और बोल रहे थे, वो पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकती है, राजनीति तथ्य पे नहीं चलती, वो तो सिर्फ हमारा को वोट कौन दे उस पर चलती। हम कोविड के मार्केट में शेयर मार्केट में कोई इतना नुकसान नहीं देखा। उसके बाद 2 युद्ध चल रहे थे, यूक्रेन रशिया, देन अभी इजराइल और इराक चल रहा है, लेकिन उसका भी क्यों? क्योंकि हमारे को जितने भी फाइनेंशियल रेटिंग कंपनीज हैं उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा तेज गति से अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इन अपकमिंग 5 इयर्स तो वही। उसके बाद हमारी सरकार का जो प्लान है 47 डेवलप्ड कंट्री, दे आर आल्सो पुटिंग एफर्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का सीज हो, गवर्नमेंट व्यापार करने के लिए नियम में छूट देने को तैयार हो, एंड पुटिंग द कंट्री फर्स्ट का जहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो इन्वेस्टर आएगा। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, मेरा जैसे अभी अपन निवेशक को क्या चाहिए, मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। आप 1000 का पैसा डाल तो बढ़ना चाहिए। अगर आपको यही पता है यार मैं यहाँ पे पैसा डाल नहीं बढ़ेगा, तो आप पैसा नहीं डाल, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो सिंपल है। इसलिए इंडियन मार्केट अभी जो सर्वाइव कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जितनी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, फाइनेंशियल रेटिंग कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमारा भारतीय बाजार सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी और बनी रहेगी। हमने कोविड में भी 7.2 की जीडीपी मेंटेन करी हुई है। We were quite good. We were going good in COVID also. More than good. तो जितने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज थे वहां पे इकोनॉमिक क्रैश करी, हमारे यहाँ पे नहीं करी, जबकि हमने सबसे बड़ा लॉकडाउन अपने इतिहास का देखा। उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर, और ये तो हमारे टॉपिक से अलग है, लेकिन कहा जाता है कि कोविड में इतने बड़े स्केल पे लोगों को वैक्सीनेट करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ, उसका जो है, जैसे भी आपने कहा, वैश्विक परिदृश्य में हमारी इमेज बड़ी होती है कि हम इतना बड़ा ड्राइव चला सकते हैं। मतलब जो बाहर से देखता है उसको समझ में आता है इतने बड़े देश में इतनी वैक्सीन सबको लग गई, उनके पास है कैपेसिटी कुछ करके दिखाने की, तो आपको निवेश। सही बात है। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, जब मैंने आपसे ये पूछा कि बाहर की गतिविधियों पे भारत पे क्या असर पड़ता है, आपने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट लेने लगते हैं, वो अपने पैसे हटाने लगते हैं भारत के मार्केट से। तो ये लोग कब आते हैं, कब चले जाते हैं? अब जैसे अभी पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हम सुन रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, इसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा, मार्केट नीचे आ गया। मेरे ख्याल से 26,000 से 23,000 पे हम आ गए। हाँ, तो ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आखिर क्यों ऐसा करते हैं, आना जाना क्यों लगा रहता है? आपको बड़ा सीधा एग्जांपल देता है। आप ये फोन लाए, आपने ये फोन खरीदा 5,000 रुपए में, आपको अच्छा लगा, आपने इसकी कंपनी के साथ बोला यार ये फोन तुम अच्छा बनाते हो, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, मेरा तुम 5,000 रुपये लगा। उसने कहा ठीक है, मैं 5,000 रुपये आपका लगा लेता हूँ, मैं आपको इस पर 500 रुपये महीना देता जाऊँ। आपने एग्री कर लिया। कल को कुछ परिस्थितियाँ बनी, ये कंपनी की जो छत है वो गिर गई, छत गिर गई, इसके लेबर दबने लगे, इनकी क्राइसिस आ गई प्रोडक्शन, क्योंकि अब छत गिर गई, लेबर आने को तैयार नहीं, कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगी, सेल कम होने लगी, इम्पैक्ट इमेज गिरी, सेल कम होने लगी। तो अब ये आपके जो 5,000 रुपये से आपको 500 का प्रॉमिस किया था वो देने में ये आनाकानी करने लगे। इन्होंने कहा हम आपको कैसे दें, अब आपको लग रहा है हमारे तो 5,000 फंसे हैं, कोई काम के नहीं, आप क्या करोगे, निकाल देंगे। तो ये एक सिंपल सी बात है दर्शकों, जो आपको समझने की जरूरत है। जो बाहर के निवेशक रहते हैं, जिनकी वजह से कभी मार्केट उठता भी है, कभी गिरता भी है, वो लोग भी हमारे मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कई कंपनीज में उन्होंने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी 1 या 2 कंपनीज में, हो सकता है वो 100, 200, 500 या 1000 कंपनी की हो जो भी लिस्टेड है, जैसे 5,000 कुछ कंपनियां इन टोटल। आपके इस पर एक बात और भी है, ये क्या है, जैसे आपने कहा कि वो इसलिए कि पैसा कमाने में, कभी कभी क्या करते हैं, जितने ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनका एक लिंक आपस में चला हुआ है, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए भी ये करते हैं। एकदम पैसा डाला, फिर अपना प्रॉफिट कमाया, एकदम पैसा बाहर किया, फिर नीचे गिरा, फिर पैसा डाला। वो लोग भी इंट्राडे कर देते हैं, वो कुछ, क्योंकि आपके पास, आप जैसे कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास मेजर स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स में वो इन्वेस्टर उन कंपनीज के साथ, उनके बहुत बड़े बड़े जगहों पे बहुत बड़े बड़े टाई अप्स हैं, जो जिसको अपन कहते हैं, मैं फिर वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन समझ सकते हैं आप, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सबको, नजर फिराने से कुछ भी हो सकता है, वैसे लोग रहते हैं। तो वो इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल है, मैं कर सकता हूँ, तो मैं फायदा उठाऊंगा। तो जैसे जिनको नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जानना है, तो स्कैम करके एक सीरीज आई थी, आप देख लीजिए, उसमें नाम बताएगा, पता चलेगा। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा। तो काफी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट्स चेक कर रही होती है अदर नेशंस की क्या चल रहा है, कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट। अभी तक आप राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का देखिए, उसका इम्पैक्ट आपको पूरे विश्व के बाजार में दिखेगा, नो डाउट। तो ये सारी चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम एक वैश्विक गांव बन चुका है, हर किसी का इफेक्ट हर जगह पहुंचता है, वुहान से पूरा विश्व परेशान हुआ है,
सिर्फ वुहान से पूरे विश्व में देखा, तो सारा कुछ इंटर कनेक्टेड है, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, भाई किसी कंपनी के साथ टाइप किया जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, उसकी कैपेसिटी कम हो गई, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। इसीलिए कंपनी की ट्रेडिंग करने के पहले, स्टॉक देखने के पहले जस्ट रिसर्च अबाउट इट कि उसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, वो किस सेक्टर में काम कर रही है। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, डिफेंस बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हम आसपास में युद्ध चल, एग्री बढ़ गया, क्यों? क्योंकि युद्ध के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, फर्टिलाइजर्स का डिमांड, गवर्नमेंट ने निवेश इस कारण से। तो आपको रिसर्च, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल रीड। सही बात है। तो जो अभी तक इसका निष्कर्ष निकल के आया कि आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट से एंटर नहीं करना है, वो हर इंसान की अपना एक स्तर होगा उस पर, लेकिन आपको तब एंटर करना है जब आपके पास वो अमाउंट हो जो आप अतिरिक्त में खर्चा करते हो। आपको वैश्विक तौर पे भी अगर जानकारी है और आप न्यूज से थोड़ा अपडेटेड रहते हैं तो वो भी बहुत इंपैक्ट डालता है मार्केट में, तो वो भी आपको एक अच्छा समय बता सकते हैं कि आपको कब आना है कब नहीं आना है। अगर किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी देश के बारे में या वर्तमान में भारत की क्या स्थिति चल रही है किन किन क्षेत्रों में, उसके बारे में अगर आपको न्यूज एक अच्छी होगी तो भी फिर आपको आइडिया होगी गवर्नमेंट के आगे क्या प्लान्स हैं, कौन सी कंपनी आगे चल के कहाँ डालने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं मार्केट में। ठीक है, आपकी इस बात पे एक बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। जनरली क्या होता है, जब मार्केट बढ़ता है तो लोग जाते हैं, हाँ, जब घटता है तो आते हैं। हाँ, मैं यही सलाह देना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जब घटे तब जाइए, जब बढ़े तब आए। ये एक देखिए, उगता हुआ सूरज को सब नमस्ते करते हैं, तो वो आपको देखना है कि जब सूरज ढल गए हैं, रात में अब आपने देख लिया आपके पास कितनी क्या व्यवस्था है, अगले दिन उगने से पहले आप अपनी व्यवस्था रेडी करके बैठ जाइए। जब वो उगेंगे चलेंगे तो बढ़िया होगा ही होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ उसमें, जब मैंने शुरू किया था स्टॉक मार्केट में अभी पिछले 2 साल पहले, तो मैंने सोचा कि एक दिन इंट्रा करके देखता हूँ, इंट्राडे करके, और ये कैसे काम करेगा। तो कोई कंपनी मुझे बढ़ती हुई दिख रही थी, उसमें बात तो मुझे नाम भी याद नहीं है, 2 साल हो गए उस बात को। तो मैंने उसमें पैसे लगाए बढ़ते हुए पे, ऑल ऑफ सडन वो डाउन आ गई और सेम डे इंट्राडे, तो मुझे लॉस भी हो गया उसमें। तो मुझे उड़ती हुई कंपनी नहीं देखनी है, बल्कि निवेश करना है, मुझे इंट्राडे नहीं करना है। और निवेश ऐसे करना है कि जब कोई कंपनी का ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं उस कंपनी के, जिसपे अभी भाई साहब आपको और जानकारी दे देंगे कि फंडामेंटल क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं, तो वो देख के आपको उस पर एंटर करना है। जब वो ठीक ठाक, उसका नीचे भी इस तरह कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल्स, कल में उसके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो आएगा, फिर वो उड़ जाएगी और उस समय का आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये टर्म आजकल बहुत चल रहा है, तो बहुत सारे टर्म चल रहे हैं। बोलिंजर बैंक हो गया, और मार्केट ओपन कब होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। अच्छा, लोग देखते हैं, जो कोई नया इंसान जिसको ये सब पता नहीं है, वो बेचारा देख के सोचने में पड़ जाता है कि यार ये सब भी होता है मार्केट में। एक ओआई भी चल रहा है, ओआई भी चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट, सारा कुछ फिर वहीं पे आता है, सब घूम फिर के निष्कर्ष वही आएगा कि आपकी रिसर्च क्या है। आप ओपन इंटरेस्ट एक एग्जांपल उठाएं, ओपन इंटरेस्ट है क्या? इस फोटो को लेने के लिए कितने लोग तैयार खड़े हैं, जिन्होंने खरीदने के लिए बोली लगा दी है वो छोड़, वो तो है खरीद, पर इस फोटो को खरीदने के लिए और कितने, आप भी खड़े हो, आपके चाचा भी खड़े, मैं भी खड़ा हूँ, और मोहल्ले वाले भी खड़े। दैट इज ओपन इंटरेस्ट। सही बात है। ठीक, अब आपको समझने की बात क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग कोई चीज को ले रहे हैं, दैट मीन उसमें कुछ तो होगा, इसलिए उसको देख के आप स्वाभाविक, इसको देख के आदमी ले लेता है, ये स्वाभाविक बात है यार, सब ले रहे, पर क्या जरूरी है कि ये फोटो में कुछ बात होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है, जरूरी नहीं है। नहीं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि ये फोटो की कीमत क्या है, उसका आपको नॉलेज। अब वो आप कैसे जाने, जैसे आप फंडामेंटल। मैं हमेशा से कहता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस उनके लिए हैं जिनके पास फंडामेंटल्स और स्टॉक का पोर्टफोलियो समझने की कैपेसिटी है। सिर्फ ये देख के कि आज मार्केट ऊपर चला जाएगा 400 पॉइंट, आज नीचे आ जाएगा 600 पॉइंट, वो आप अपने दिमाग में और कैलकुलेशन पे हो कि आज 3 दिन गिरा है तो एक दिन बढ़ जाएगा, अंदाजा। और जरूरी भी नहीं है 3 दिन के, चौथे दिन भी वो गिर जाए, हो सकता है वो कंटिन्यू 2 हफ्ते गिर जाए, उसका कोई नियम नहीं है। बाजार कब गिरता है, क्यों गिरता है, वो एक कंप्लीटली अलग सिनेरियो है। क्योंकि हम 500 नहीं, हम कुछ 5000 कंपनीज का रेशियो देख रहे हैं, हम निफ्टी 500 पे, निफ्टी 50 पे ट्रेड कर रहे हो इंडेक्स पे, अगर ऑप्शन तो अब तक 50 कंपनियों के साथ खेल रहा है, उसके भी 50 का आपको पूरा डिटेल नहीं मिलता। सही बात है। बहुत से, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ मोर देन शायद 50% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनको निफ्टी 50 की कंपनीज के बारे में नहीं पता, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का एसेट क्या है, किस सेक्टर में काम करती है, उसके इन्वेस्टर क्या है, उनके डिमांड क्या है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है या वो जो सर्विस दे रही है उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, वो कितनी रीच आउट कर सकती है, गवर्नमेंट्स ने उसके कितने पेंडिंग कोई
ऑलरेडी पेंडिंग नोटिस तो नहीं है, हाँ। कोई उसको गवर्नमेंट की तरफ से नया कुछ इशू तो नहीं होने वाला Debt में है, तो नहीं है। डेट मेकिंग इज गुड। कंपनीज ऑलवेज जो स्टार्ट होती है वो डेट पे होती हैं, फिर भी एक कहा जाता है बट द थिंग हद इज, हो। हाँ, इट लिमिट। हम्म। द थिंग इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी जिसके साथ काम करने जा, जैसे आप अपने लिए एक दोस्त चुनते हो तो आप उसके प्रोज देखते हो, उसके कॉन्स देखते हो, क्या मेरा दोस्त अच्छा है, मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरी जरूरत पे आएगा नहीं आएगा, इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर मुझे कभी उससे गाड़ी चाहिए तो मिल जाती है नहीं मिल जाती है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हो। इसी तरीके से आप कंपनी एनालाइज करते हो, या कंपनी की बेस है कि नहीं है, उसके पास असेट्स क्या है, उसके सर्टिफिकेशंस क्या है, वो अभी पिछला कितना अच्छा उसका रिकॉर्ड रहा है, क्या सेल्स चल रही है, क्या सेल्स चल रही है, वो क्या नया वेंचर करने वाली है, वो क्या नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल रहे हैं, क्या उसके फॉरेन में कितने क्या प्लान हो रहा है, कैसे एक्सपेंड करना चाह रही है। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करते हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स आपके, अगर आपके वो क्लियर है तो आपको ना मोबाइल देखना है, ना एटीएम देखना है, ना बीसीएम देखना है, ना और जितने भी होते हैं कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस यही है कि कंपनी जिसका स्टॉक मैं लेने जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, आप जब कंपनी का स्टॉक ले रहे हो मतलब आप उसका व्यापार कर रहे हो, सही बात है, जिस तरीके से वो कंपनी व्यापार कर रही है आप उसके भागीदार हो। स्टॉक शेयर का मतलब भागीदार, सही बात है। अब आप उसके भागीदार हो। अगर आपने वो कंपनी चुनी है, वो आपका पार्टनर है जो आपको फ्लरिश कर रहा है, तो आप भी फ्लरिश करोगे, और आपने पार्टनर ही वो चुना है जो नीचे की तरफ जाएगा, तो आप नीचे। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक काम ये है। किसी भी कंपनी का आपने देखा लिस्टिंग, यार मुझे टाटा मोटर्स अच्छा लगा, टाटा का नाम भी बढ़िया, ब्रांड भी बढ़िया, बहुत। अब वो क्या करने वाले, अब आप क्योंकि मार्केट में है तो आपको पता होगा, आज से 3 साल पहले टाटा मोटर्स की गाड़ियां बिकती नहीं थी, हालांकि कोशिश करी नैनो से, हर कोई ने प्रयास नहीं बिकती थी। फिर उन्होंने जैसे उन्होंने जगुआर को टेक ओवर किया, लैंड रोवर टेक ओवर की गाड़ी बिक रही, ये साल पहले, 3 साल चालू, ये ही बेसिक। उस समय पे टाटा के शेयर की वैल्यू 150 रुपए थी, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले 21 में। अभी 800, आज 800 रुपए, इतना मार्केट गिरने के बाद एनएससी में 800 रुपए। क्यों? क्योंकि उनकी सेल बढ़ी, नाम बढ़ गया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और ये एक ऐसा पॉइंट जो भाई साहब कवर कर रहे हैं, इससे हमारे भारत का जो सम्मान है वो भी वैश्विक स्तर पे इतना ज्यादा बढ़ा है कि कोई एक भारतीय, वो भी अंग्रेजों की किसी कंपनी को, लैंड रोवर या जगुआर जैसी कंपनी को खरीद लिया, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी ने कर दिया। क्या उनके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हुए आज जो हमने जानकारी देने की कोशिश करी है, भाई साहब एक बार पूरा कवर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जब आपके पास हर खर्चे काट के साल का, महीने का जो पैसा निवेश करने के लिए है, जिसमें आपकी सेविंग्स एक्सक्लूडेड है, आपको सेविंग्स नहीं तोड़नी, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है उससे निवेश करिए। निवेश शब्द को याद रखिए, आप जुआ या सट्टा खेलने नहीं बैठे हैं। निवेश का मतलब है आप किसी जगह पे कुछ समय के लिए रुकते हैं, तब आपको वो निवेश रिटर्न देता है, उसका फायदा मिलता है। कोई भी कंपनी की अच्छे से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही उस कंपनी के स्टॉक लें। अगर आपकी जांच पड़ताल में वो कंपनी सही है, उसके आने वाले समय पे आपको फ्रूटफुल दिखती है, तभी उसमें निवेश करें, और प्रयास करें इंडेक्स से ज्यादा कंपनी शेयर्स में। इंडेक्स ट्रेडिंग करेंगे, ज्यादातर डेटा कहता है 90% रिटेल कस्टमर्स लॉस बुक करते हैं, मतलब करते हैं। और एक मेरा भी व्यक्तिगत निवेदन है उन बच्चों से जो स्कूल वगैरह से निकले हैं, जो ऐसे कोर्सेज के चपेट में, और बहुत सारे लोगों की जो मार्केटिंग है, यहाँ सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं दुनिया में, बढ़ते कंपटीशन के साथ। हर कोई ये नहीं देखना चाहता किसी को नुकसान हो जाएगा तो ये गलत काम है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। तो विद्यार्थियों से तो मेरा निवेदन है कि आप परिपक्व हो जाए पहले। आप अगर चाह रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में मार्केट को देखना समझना, बिल्कुल देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं तो जैसा भाई साहब ने कहा, शेयर में निवेश करिए, देखने समझने के बाद अपनी एक बहुत ही ऐसी पॉकेट मनी के साथ जो आप कहीं खर्चा कर देते हो, और अपना नुकसान मत करवाइए। आप लोगों से खास करके निवेदन है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे साथ बैठे। दूसरा टॉपिक हम थोड़ी ही देर में कवर करेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय भैरव। जय भैरव।